अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। बड़े अरसे बाद मुझे मौका मिला है कोई व्लॉग बनाने का, वीडियो बनाने का अपने यूट्यूब चैनल के लिए। एक लंबा गैप आ गया, मैंने कोई वीडियोस नहीं अपलोड की और उसकी वजह यह है कि दिसंबर का महीना आपको पता है सर्दी का महीना है, छुट्टियाँ होती हैं, शादियाँ बड़ी होती हैं, कुछ ट्रैवलिंग थी जिसकी वजह से मैं टाइम नहीं दे पा रहा था, कोई वीडियो नहीं बना पा रहा था। और फोकस मेरा ऑब्वियसली जियो पे जो मैं शो करता हूँ नया पाकिस्तान, उस पर तो था ही। और वो शो करना भी मैं आपको बताऊँ इतना आसान नहीं है आजकल, क्योंकि आपको बहुत ही वो कंज्यूम कर देता है। एक तो हमारी बड़ी एक्सटेंसिव रिसर्च और उसके साथ प्रोग्राम करना, फिर गाइडलाइंस इतनी ज़्यादा हो गई हैं, डूज़ एंड डोंट्स के क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते, ये सब तो चलता रहता है। तो उस वजह से ना आपको पूरा कंज्यूम कर लेता है शो। एक तो वैसे ही इतनी मेहनत करनी और फिर गाइडलाइंस फॉलो करें। और मैंने जब बताया था, अब ये व्लॉग जब मैंने शुरू किया था करना, या चैनल बनाया था, कि इसका मकसद ही है कि असल बात जो है वो यहाँ पे कर सकें। बहुत सारी बातें होती हैं जो टीवी पे नहीं कर सकते, आपको पता है बंदिशें हैं, लेकिन यहाँ पे आप खुलकर बात कर सकते हैं। और वैसे भी डेली वीडियो बनाना बड़ा मुश्किल हो जाता है, व्लॉगिंग करना, क्योंकि नथिंग चेंजेस एज सच इन पॉलिटिक्स। इवेंट्स होते रहते हैं लेकिन कोई बुनियादी चेंज नहीं आता सियासत में। लेकिन आज मेरे पास बताने को खबर भी है, बल्कि खबर क्या कहानी है, तो मैंने सोचा कि आप लोगों से ये शेयर की जाए। कहानी है बड़े भाई की, कि बड़ा भाई अपने वालिद साहब से कैसे शिकायत लगाता है अपने छोटे भाई की। आपने देखा होगा ना, आमतौर पे ये घरों में होता है जहाँ पे दो भाई होते हैं या दो तीन भाई होते हैं, तो बड़ा भाई जो है ना, जिम्मेदारियाँ उसकी बड़ी होती हैं और उसको जो है ना फिर बहुत सारी चीज़ों का सामना भी करना पड़ता है। डांट भी उसको पड़ती है, जिम्मेदारी भी उसके ऊपर है, लेकिन बुरा भला भी उसी को कहा जाता है। और जब छोटे को बहुत ज़्यादा लाड मिलता है, प्यार मिलता है, तो फिर क्या होता है कि बड़ा भाई जो है वो वालिदैन के पास जाता है, खासतौर पे अपने अब्बा के पास जाता है कि आप हमेशा मुझे ही डांटते रहते हैं, मुझे ही कोसते रहते हैं, देखे ना छोटा वाला क्या कर रहा है। तो ये है आज की कहानी। और ऑब्वियसली जब मैं ये बात कर रहा हूँ तो मैं सियासी कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा हूँ। इसका क्या सियासी कॉन्टेक्स्ट है इस व्लॉग के दौरान मैं आपको बताऊँगा। तो मामला है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो चीफ मिनिस्टर हैं खैबर पख्तूनख्वा के, सोहेल आफरीदी साहब। उनका विजिट था कराची का, 3 रोज़ा दौरा था। आज भी वो कराची में मौजूद थे, तो 4 रोज़ा दौरा हो गया कायद आज़म के मज़ार पे। आज उन्होंने हाज़िरी दी है। फ्राइडे को वहाँ पे पहुँचे थे और ये बड़ा इस दौरे का इंतज़ार किया जा रहा था कि जब वो अपने वफ्द के साथ पहुँचेंगे तो क्या उनके साथ वही सलूक होगा जो कि पंजाब गवर्नमेंट ने, यानी कि मरीम नवाज़ साहबा की हुकूमत ने उनके साथ लाहौर में किया, मोटरवे पे किया। जब वो पेशावर से जा रहे थे लाहौर के रास्ते बंद करना, रुकावटें खड़ी करना। फिर जो पंजाब असेंबली में हमने देखा कि उनके एक MPA के साथ हुआ, बदमज़गी हुई। फिर जिस तरीके के लोगों को प्लांट किया गया, सवालात हुए जिस पे कुछ जो जवाब दिए गए उनके वज़रा की तरफ से, वो भी मेरे ख्याल से काबिल एतराज़ थे। नहीं करना चाहिए था, रिस्ट्रेंट का मुज़ाहरा करना चाहिए था, बट सबके जहन में यही था कि क्या वो एपिसोड दोहराया जाएगा। तो जब ये अनाउंसमेंट हुई कि अब वो फ्राइडे को पहुंचेंगे कराची, तो उसके बाद आपने देखा कि दोनों तरफ से बड़ा अच्छा फीडबैक आ रहा था। यानी पीपल्स पार्टी के बयानात थे, वो वेलकम कर रहे थे उनको कि आप आएँ और हम आपको वेलकम करेंगे, आपको सियासी आज़ादी होगी, स्पेस मिलेगी, आप अपनी सियासी एक्टिविटीज़ करें। हाँ, कानून के खिलाफ वर्जी कुछ करेंगे तो फिर ऑब्वियसली कानून हरकत में आएगा। और इसको वेलकम किया जा रहा था। PTI कह रही थी कि रवैया बड़ा अच्छा नज़र आ रहा है। इनफैक्ट सोहेल आफरीदी साहब ने एक ट्वीट भी किया था कि मुझे चीफ मिनिस्टर मुराद अली शाह साहब ने दावत भी दी है कि जब आप आएंगे तो मुलाकात भी करेंगे। अच्छा, ये बात तो काफ़ी टाइम बाद, मतलब जो दौरा था जुम्मे को जो स्टार्ट हुआ उससे 2-3 दिन पहले की बात है। मुझे ये कुछ अरसे पहले पता चल गया था, क्योंकि इत्तेफाक से मैं कराची में एक शादी में था और वहाँ पे सलमान अकरम राजा भी थे और वहाँ पे चीफ मिनिस्टर मुराद अली शाह साहब भी थे। तो मेरी मुलाकात मुराद अली शाह साहब से भी हुई, सलमान अकरम राजा साहब से भी हुई। क्योंकि मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मेरे शो पे वो हिंट कर चुके थे कि एक ज़ाती महफिल में या शादी में इत्तफाकन मुलाकात हुई थी, तो वहाँ किया हुआ। तो इसलिए वरना अदरवाइज़ मैं जो ये इनफॉर्मल डिस्कशंस हैं, जब तक इजाज़त ना हो आपके सोच की, मैं नहीं बताता। लेकिन क्योंकि वो जिक्र कर चुके थे इसलिए मैं इसकी तफसील बयान कर रहा हूँ। तो मैंने सलमान साहब से पूछा इस दौरे के बारे में कि आप आएंगे और फिर चीफ मिनिस्टर कब आएंगे। तो उन्होंने कहा बिल्कुल, हम अपना जो है ये जो हम इस वक्त मोबिलाइजेशन कर रहे हैं वो हम जारी रखेंगे और कराची आ रहे हैं। और वो उन्होंने मुझे बताया कि मेरी मुराद अली शाह से अभी जब बात हुई तो मुराद अली शाह साहब ने कहा कि आप बिल्कुल आएँ, आपको आज़ादी है और हम जो हमारे बस में होगा हम आपके लिए करेंगे, कोई आपके लिए रुकावटें नहीं खड़ी करेंगे। तो ये मैं बता रहा हूँ इस दौरे से तकरीबन हफ्ता 10 दिन पुरानी बात कि वहाँ पर यह डिस्कशन हुई थी। और इसके बाद फिर ट्वीट्स का तबादला भी हुआ। फिर जैसे मैंने बताया पीपल्स पार्टी ने उनको वेलकम भी किया। अच्छा, जब ये टूर स्टार्ट हुआ तो ऑब्वियसली बिल्कुल बरक्स था जो कि लाहौर में हुआ। सोहेल आफरीदी साहब और उनके मिनिस्टर्स के साथ जो वहाँ पे सलूक हुआ, वेलकम किया गया। सईद गनी साहब एयरपोर्ट पे पहुँच गए अजरक लेके, सिंधी टोपी लेके। फिर उस दिन उन्होंने लियारी का दौरा किया, कुछ और इलाकों में गए। अगले दिन अच्छा बहस ये जारी थी उस वक्त कि क्या बाग़े जिना में, जहाँ पे जिसके हाथ में ऑब्वियसली कायद आज़म साहब का मज़ार भी आता है, कि वहाँ पे उनको इजाज़त होगी या नहीं होगी जलसा करने की। थर्सडे से वो कह रहे थे कि हमने रिक्वेस्ट दी हुई है, वर्बली तो सारे मिनिस्टर्स कह रहे हैं कि बिल्कुल आपको इजाज़त है, लेकिन जो रिटन होता है वो उनको अप्रूवल नहीं मिल रहा था। अच्छा, उसमें पीपल्स पार्टी कभी कह रही थी कि इख्तियारात DC के पास हैं,
जब सिक्योरिटी क्लियरेंस होगी तो इजाज़त मिलेगी। जुम्मे को हमने बाकायदा इस पर प्रोग्राम किया था, हलीम आदिल शेख साहब भी थे और नासिर हुसैन शाह साहब भी थे हमारे साथ प्रोग्राम में। वो कहते कि डीसी इजाज़त दे देगा जब सिक्योरिटी क्लियरेंस हो जाएगी। फिर सिंध हुकूमत ने ये कहना शुरू किया कि नहीं, ये तो वफाकी हुकूमत के अंदर आता है, ये अंडर आता है, तो जब तक वफाकी हुकूमत इजाज़त नहीं देगी तो मामला आगे नहीं बढ़ेगा। फिर हमने देखा कि कहीं 6 साढ़े 6 बजे सैटरडे को उनको अप्रूवल मिला और फिर एक बहस शुरू हो गई पीटीआई और पीपल्स पार्टी के दरमियान कि अब तो बहुत देर हो चुकी है, आपको पता है जलसागाह सेटअप करने में, स्टेज लगाना है, ऑर्गेनाइजर्स का इंतजाम करना है, लाइटिंग करनी है, स्टूडियो स्पीकर्स चाहिए होंगे, ऑडियो सिस्टम, और ये सब कुछ करने में हमें बड़ा वक्त लग जाएगा, कैसे हम मैनेज करेंगे। तो वो आपने एक चैनल पर डिबेट भी देखी होगी, नासिर हुसैन शाह साहब कहते हैं हम मदद कर देंगे आपकी, हम कुर्सियाँ अरेंज करवा देंगे, फलाना कर देंगे। यानी कि पीपल्स पार्टी ये बताना चाह रही थी कि इजाज़त आपको बेशक 3-4 घंटे लेट मिली है, लेकिन आपके पास वक्त है, इंतजाम कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि आप शायद लोग इकट्ठा नहीं कर सकते, जो बागे जना है उसको भर नहीं सकते, इसलिए शायद आप अवॉइड कर रहे हैं। तो वहाँ पे हलीम आदिल शेख साहब कहते हैं कि नहीं हम तो ये कर लेंगे, लेकिन बेहतर है कि आप हमें बाहर करने की इजाज़त दे दें। लेकिन पीपल्स पार्टी कहती थी नहीं, सड़कें ब्लॉक नहीं कर रहे थे। हमको ये बहस जारी थी कि इस दौरान फिर जो रवैया था ना वो बिल्कुल उलट गया, हो गया, पलट गया। वो कहते हैं ना कि हालात बदल गए, जज्बात बदल गए और क्रैकडाउन शुरू हो गया पीटीआई के उन कारकुनान पे या सपोर्टर्स पे जो बागे जना पहुंचे, क्योंकि इजाज़त मिल गई थी, उनको तैयारी कर रही थी, या फिर वो इकट्ठा असेंबल हो रहे थे वहाँ पे अगले दिन की तैयारी के लिए। और फिर वहाँ पे हमने वो मनाजिर देखे टीवी पे तो नहीं, सोशल मीडिया पे आपने देखे होंगे कि वहाँ पे जो गाड़ियाँ थी पीटीआई सपोर्टर्स की, उनके गाड़ियों को तोड़ा फोड़ा गया, वहाँ पे जो लोग थे उनको अरेस्ट किया गया, कुछ लाठीचार्ज भी हुआ और वो लोगों को वहाँ से भगा दिया गया। और फिर यही मनाजिर आपने इतवार के रोज़ भी देखे। फिर कोई तैयारी तो थी नहीं, लेकिन फिर भी लोग असेंबल हो रहे थे बागे जना में, और जब वो आ रहे थे तो आपने देखा पुलिस मोबाइल्स भी थी, जो प्रिजनर्स वैन थी वो भी अंदर थी, तो वो आने भी नहीं दे रहे थे लोगों को अंदर। जो आ रहे थे उनके ऊपर शेलिंग भी कर रहे थे। फिर दूसरी तरफ से पथराव हो रहा था, कुछ पुलिस की गाड़ियों पर पथराव हुआ, पुलिस वाले कुछ जख्मी हुए। दूसरी तरफ ये भी देखा गया कि जो मीडिया वैन्स थी उनके ऊपर भी पथराव हुआ। फिर पुलिस जो है वो शेलिंग कर रही थी कारकुनान पर और पुलिस ने अरेस्ट भी किए वहाँ पे। तो ये एक तसादुम वाला माहौल जो है वो चल रहा था। और फिर इवेंचुअली तो आपने देखा कि वो जलसा बागे जना में हुआ नहीं। नुमाइश चौरंगी के पास आए सोहेल आफरीदी साहब और उन्होंने जो है वहाँ पे खिताब किया, तकरीर की, और फिर वहाँ से वो दूसरी जगह पे चले गए। अच्छा खासा क्राउड था। बाय द वे जो लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि शायद क्राउड नहीं निकलेगा, मुझे नहीं समझ आती वो क्यों एक्सपेक्ट कर रहे थे। हाँ, खौफ एक एलिमेंट ज़रूर हो सकता है, लेकिन वोटर या सपोर्टर नहीं है कराची में, या पीपल्स पार्टी या एमक्यूएम जो है 2024 के नताइज को देखते हुए अगर कोई समझ रहा था कि नहीं अब वोट उनके पास चला गया, तो ये उनकी गलत फहमी थी। मेरे ख्याल से पंजाब हो या इवन कराची, ये पार्टीज़ को अच्छी तरीके से पता है। पीपल्स पार्टी को पता है वो कितनी सीटें जीते थे, एमक्यूएम वालों को पता है वो कितनी सीट्स जीते थे और कितनी सीट्स पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीती थी। तो बेशक उनकी इस वक्त नुमाइंदगी असेंबली में ना हो कराची के जितनी भी सीट्स हैं उनकी, लेकिन ये दोनों पार्टीज जानती हैं कि वोट बैंक किसका है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का है। मेजॉरिटी सीट्स यहाँ से बाय फार, मैं कह रहा हूँ बाय फार मेजॉरिटी सीट्स तहरीक इंसाफ कराची से जीत चुकी थी। लेकिन फिर फॉर्म 47 वाली कहानी हो गई, आप सबको पता है। बल्कि एमक्यूएम को तो खुद लोग हमें मिलते हैं, बताते हैं, क्योंकि आप जब फील्ड में होते हैं आपकी कहीं ना कहीं दोस्ती यारी भी हो जाती है कि शायद वो तीसरे नंबर पे, चौथे नंबर पे भी बहुत कम नशिस्तों पे थे। तो खैर जो हुआ वो एक अलग कहानी है। लेकिन इसलिए मुझे कोई ये डाउट नहीं था कि अगर स्पेस मिलेगी तो लोग निकलेंगे और लोग बड़ी तादाद में निकलेंगे। स्पेस नहीं मिलेगी, जिस तरह लाहौर में हुआ, तो शायद खौफ के मारे लोग ना निकलें। लेकिन कराची में एक डिफरेंट एलिमेंट ये भी है कि पश्तून बहुत ज़्यादा हैं, और ऑब्वियसली सोहेल आफरीदी साहब खुद भी पश्तून है, तो वो भी एक आपको पता है लिंग्विस्टिक या फिर एक उनकी हिमायत वो ज़्यादा बढ़ जाती है। तो पश्तून आबादी कराची में बहुत ज़्यादा है, तो वो उस वजह से भी लोगों ने तो निकलना था। तो खौफ नहीं होगा, जब स्पेस मिली तो लोग निकले। बात यहाँ पे बताने की है कि जो जज्बात बदले, जो हालात बदले, उसकी वजह क्या है? क्यों पीपल्स पार्टी 2 दिन तक बड़ा अच्छा रवैया दिखा रही थी और फिर अचानक ऐसा क्या हुआ? अब इस पर मुख्तलिफ लोगों की मुख्तलिफ थ्योरीज हैं। जैसे पीटीआई वाले कह रहे नहीं वो तो सारा दिखावा था, आखिर में तो पीपल्स पार्टी ने यही करना था। कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं देखे कहीं से ऑर्डर आ गया था इसलिए ये हो गया। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि नहीं, जब लोग निकले और इतनी जब स्पेस सियासी स्पेस खुली और पीटीआई के बड़ी तादाद में लोग निकल आए तो वो पीपल्स पार्टी से बर्दाश्त नहीं हुआ। ये सब बातें हो रही हैं और इसमें कहीं ना कहीं कुछ हकीकत भी है। लेकिन असल मामला ये ट्रिगर कहाँ से हुआ ये मैं आपको बताता हूँ। और जैसे मैंने शुरू में कहा था कि बड़े भाई ने शिकायत लगाई वालिद से कि वालिद साहब ये देखें, ये छोटे को आपने इतनी आज़ादी दे दी, इतनी छूट दे दी है और वहाँ पे क्या हो रहा है। तो यानी कि PMLN जो है उन्होंने मुक़्तदरा से, इस्टेब्लिशमेंट से शिकवे शिकायत किए
कि जब लाहौर आए थे तो हमें ये कहा गया कि सख्ती करनी है, हमने सख्ती की, एक बैकलैश आया मीडिया की तरफ से भी, प्रेस की तरफ से भी कि क्या ज़रूरत थी, वो आ रहे थे आप करने देते, क्या ज़रूरत थी बदमज़गी करने की, लोगों को प्लांट करके ऐसे सवालात कराने की जिससे सियासी तनाव बढ़े। तो हमने तो ये किया, लेकिन सिंध में तो वाह वाह हो रही है पीपल्स पार्टी की कि इसके बरक्स एटीट्यूड है सियासी जमात का पीटीआई के लिए, सियासी आज़ादियाँ भी हैं, सियासी स्पेस भी है, अजरक पहनाई जा रही है और पीपल्स पार्टी की वाह वाह हो रही है। खुद चीफ मिनिस्टर सोहेल आफरीदी हों या दीगर लोग हों, वो कह रहे थे कि बड़ा अच्छा सलूक है हमारे साथ, बड़ा अच्छा रवैया है। तो पीपल्स पार्टी और किस जमात को ये बुरा लगता है कि उनको थोड़ा मीडिया पे अप्रिशिएट किया जाए, उनकी पजीराई हो, तो मीडिया वाले कर रहे थे। हमारे प्रोग्राम पे अंसार अब्बासी साहब, मोहम्मद मालिक साहब जो तज्ज़ियाकार इन 2-3 दिनों में हमने लिए, वो कह रहे थे ये सियासी मैच्योरिटी है, पीएमएलएन की इमेच्योरिटी थी और ये इनकी सियासी मैच्योरिटी है। तो जब पीपल्स पार्टी की वाह वाह हो रही थी, हमने सवाल भी किया उस दिन एक तज्ज़ियाकारों से कि अगर जैसे जब लाहौर में जो कुछ हुआ तो हर किसी का शक ये जाता है कि यार हुकूमत तो कर रही है सामने, लेकिन कहाँ कहीं और से जा रहा है, यानी कि मुक़्तदर की तरफ से उनको कहा जा रहा है कि सख्ती करें। तो अगर वहाँ पे सख्ती का कहा जा रहा है तो क्या सिंध में नहीं सख्ती का कहा जा रहा? और सिंध में भी अगर कहा जा रहा है कि नहीं आपने सख्ती करनी है, तो क्या पीपल्स पार्टी जो है वो रेजिस्ट कर रही है कि नहीं हमारी जो सिंध की सकाफत है, जो वैल्यूज़ है, हमारी जमहूरी इक़्तिदार जो है उस पर हम कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे? क्या पीपल्स पार्टी जो है वो रेजिस्ट कर रही है? तो ये सारी थ्योरी चल रही थी, हमारे सवाल भी थे इस पर। तो ये बात जब ऊपर तक बार बार पहुंचाई गई, सैटरडे का दिन जो है ना वो बड़ा क्रूशल था। उसमें नू लीग वाले बड़े खफा थे। खफा क्या थे, मतलब वो शिकायतें ही कर रहे थे ना, रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं कि देखिए हमने जो किया, हमें गालियां पड़ी कि हम सियासी तौर पे मैनेज नहीं कर सके, और हमें गालियां पड़ने का मतलब ये है कि फिर इस्टेब्लिशमेंट को गालियां पड़ती है, लेकिन वहाँ तो वाह वाह हो रही है पीपल्स पार्टी की। तो ये चीज़ नून लीग को हजम नहीं हुई और उन्होंने अच्छी खासी शिकायतें लगाई, जिसके बाद फिर हालात बदल गए, जज्बात बदल गए और पीपल्स पार्टी का रवैया बदल गया। अब पीपल्स पार्टी वालों ने ये जानबूझ के किया या वो कितने इन्वॉल्व थे, क्योंकि देखें नून लीग जब करती है ना तो वो जाहिर सी बात है एक मुखालफत है, तो वो भी अगर पीटीआई को कहीं फटा मारने का मौका मिले वो कहते हैं 100 बिस्मिल्लाह, चलो हम भी करेंगे, पीछे से भी अप्रूवल आ गया हम भी करेंगे। पीपल्स पार्टी इस बार मुझे लगता है कि उनका रवैया थोड़ा सा जेन्युइनली मुख्तलिफ था। वो नहीं चाहते थे, वो समझते थे, और मेरी 2-3 वुज़रा जो अहम वुज़रा है जो सारे सिनेरियो में इन्वॉल्व थे, उन्होंने कहा कि यार हमने यही ब्रीफ किया था कि आएंगे 3 दिन की एक्टिविटी करेंगे, यहाँ पश्तून बहुत ज़्यादा है, कहीं ना कहीं से लोग निकलेंगे सपोर्ट करने के लिए, निकलने दें, लेकिन वो सपोर्ट कोई इतनी बड़ी नहीं होगी कि वो कौमी सतह पे कोई बिल्कुल एक मुहिम शुरू हो जाए जिसकी बुनियाद पर। तो बेहतर ये कि मिस हैंडल करने के बजाय, इसको ज़्यादा बड़ी खबर बनाने के बजाय उनको आप आने दें, सड़कों पे निकलने दें, जलसा भी करने दें। अच्छा, पीपल्स पार्टी की एक राय थी कि जिना बाग इतना बड़ा है, बाग जिना इतना बड़ा है कि वहाँ पे इमरान खान या कोई बड़ा लीडर हो तो चलो वो भर सकता है, सोहेल आफरीदी साहब नहीं भर सकेंगे, और जब हमारे ड्रोन्स वगैरह हम चलाएंगे तो नज़र आ जाएगा कि देखे बाग जिना नहीं भर सके। तो ये उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट से बातचीत की हुई थी कि देखिए इस बुनियाद पर इसको मिस हैंडल नहीं करते, ज़्यादा बड़ी खबर ना बनाएं, इसको आप होने दें, इवेंट को, लाहौर वाला एपिसोड रिपीट ना करें। तो ये समझ आ गई थी, 2 दिन तक ये चलता रहा, लेकिन फिर जब शिकायतें शुरू हुई ना तो वो जो है मामला बिगड़ा। अच्छा, इसमें एक और पॉइंट भी है, देखिए लाहौर में एक ये थ्योरी थी, जब मैंने भी पूछा, मैं क्या 2-3 दिन का इवेंट है, करने देते, क्या मसला था? जब जो बासर लोग हैं, जब उनसे हमारी बात हुई, उन्होंने कहा देखिए मसला ये है कि अगर कहीं 8-10 हज़ार लोग इकट्ठा हो जाते हैं ना लाहौर में, तो उसका एक डोमिनो इफेक्ट आता है, उसका एक चेन इफेक्ट आता है। आज लाहौर में निकले, फिर लाहौर में किसी और इलाके में निकलते, फिर फैसलाबाद में निकलते, फिर सियालकोट में निकलते, तो पंजाब एपिसेंटर है पॉलिटिक्स का, तो वहां पे इतनी स्पेस देके हम रिस्क नहीं ले सकते थे। और यही बात नून लीग वाले भी कर रहे थे कि हम ये रिस्क नहीं ले सकते, तो लिहाजा हमें उसको वहीं पे कंट्रोल करना था, हमें दिखाना था लोग नहीं निकले, तो उसमें जो हम जबरदस्ती कर सकते थे, जोर जबरदस्ती कर सकते थे, हमने की। कराची उस तरीके से पूरे मुल्क की सियासत को इन्फ्लुएंस नहीं करता, उसका इंपैक्ट नहीं होता। यानी कराची में अगर बड़ा शो हो भी जाए, उसके असरात पंजाब में नहीं होंगे, बिल्कुल मुख्तलिफ है, हुकूमत भी मुख्तलिफ है और हालात भी वहाँ पे मुख्तलिफ है। तो इसीलिए पीपल्स पार्टी ने ग्राउंड बनाया था कि आप इवेंट करने दें। लेकिन फिर शिकायतों के बाद ये हुआ कि क्रैकडाउन हुआ, और क्रैकडाउन के अगले दिन आपने देखा कि संडे को भी एक क्रैकडाउन जारी रहा, लोगों को अरेस्ट किया गया, वही तोड़ फोड़ और मोबाइल वैन्स में डालना। फिर भी आप देखें पुलिस वालों ने रिस्ट्रेन का मुजाहरा किया। पीपल्स पार्टी के सोर्सेज ने मुझे ये तो कंफर्म किया है कि देखें ये भाग रहे थे शायद बागे जिना से, वो कह रहे हैं हम जो है कुछ मैसेजेस भी आपके साथ शेयर कर सकते हैं, जब कराची जाऊंगा कभी मौका मिला तो देख लूँगा, कि पीटीआई ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं थी बागे जिना में जलसा करने के लिए, क्योंकि वो खुद ये समझ रहे थे कि शायद सोहेल आफरीदी साहब ना भर सकें। अब ये नहीं पता कि भर सकते थे या नहीं भर सकते थे बागे जिना। बहरहाल बाहर जो उसके बाहर जब उन्होंने संडे को एक अपनी तकरीर किया, एक जलसा नुमा इवेंट था, उसमें अच्छे खासे लोग थे, एज आई सेड प्रीवियसली।
तो वो पीपल्स पार्टी की एक राय कि वो नहीं भर सकते थे जलसागाह, और उस पर वो बहानेबाजी कर रहे थे कि हमें यहाँ नहीं करना, इसलिए हमें वो चाहते थे कि सड़क पे इजाज़त मिल जाए। सड़क पे आपको पता है नैरो रोड होता है, वहाँ पे थोड़ा क्राउड भी जो है बहुत ज़्यादा क्राउड लगता है। लेकिन बहरहाल जो एपिसोड हुआ उससे फिर पीपल्स पार्टी को तनकीद का सामना भी करना पड़ा। पीपल्स पार्टी वही यही सब सवाल कर रहे थे, भाई अचानक क्या हो गया, 2 दिन तो बड़े अच्छे थे। पीपल्स पार्टी का फ्रैंकली कोई जवाब भी नहीं था। नासिर हुसैन शाह साहब हमारे प्रोग्राम पे आए, उन्होंने कुछ बात की कि देखें अगर वो इस तरह की बात ना करते ज़रदारी के बारे में, या वो सड़क पे जिद ना करते तो शायद ये ना होता, बट पीपल वर नॉट बाइंग इट। और मैं आपको बताऊं, पीपल्स पार्टी के बहुत सारे लोग तो इस इशू पे बात करना भी नहीं चाह रहे थे, क्योंकि उनके लिए बड़ा एम्बैरेसिंग था कि 2 दिन हमने बड़ा अच्छा इवेंट टेक किया और आखिरी दिन हमें ये सब कुछ करना पड़ा। तो शिकायतें हुई PMLN ने एस्टैब्लिशमेंट से, जिसकी वजह से फिर उनको अपना रवैया पीपल्स पार्टी को बदलना पड़ा। अच्छा, इसके जो असरात है ना शिकायतों को, वो सिर्फ यहाँ तक नहीं थे। सैटरडे को जो लोग टॉक शोज या करंट अफेयर्स के प्रोग्राम शौक से देखते हैं, उन्होंने एक चीज़ ऑब्जर्व की होगी या सोशल मीडिया पे ऑब्जर्व की होगी कि उस दिन एक और जो अफवाहें चल रही थी ना, उसको बड़ा फोर्सफुली रिफ्यूट किया गया, उसको मुस्तरद किया गया, उसकी तरदीद की गई। और वो क्या अफवाहें थी? पिछले कुछ दिनों से कुछ सहाफ़ी हैं, बड़े नाम हैं, सोहेल वड़ाइच साहब, मोहम्मद मालिक साहब और कुछ लोग, वो ये बात कर रहे थे कि ऑल इज़ नॉट वेल बिटवीन गवर्नमेंट एंड एस्टैब्लिशमेंट। सोहेल वड़ाइच साहब का तो बड़ा वो इनफेमस कॉलम भी है ना, जिसमें उन्होंने कहा था कि वंडर बॉय की तलाश है, यानी कि शहबाज शरीफ साहब वो कह रहे हैं है तो सोना, लेकिन अब हीरे की तलाश है। और उसमें उन्होंने जगह जगह शायद ये भी कहा था कि ऐसा ज़रूरी नहीं कि हो सके। फिर कुछ इंटरव्यूज़ में उन्होंने इसकी वजाहत भी की है कि ये एक आइडिया है, पूरी इस्टेब्लिशमेंट में नहीं लेकिन बाज़ हल्कों में, कि अगर कोई नॉन पॉलिटिकल शख्स हो जो कि टेक्नोक्रेट हो तो शायद वो मामलात को बेहतर चला सकता है। सो ऑल इज़ नॉट वेल और एक वंडर बॉय की तलाश है। हमारे मुनीब साहब ने तो कहा था कि नहीं, वंडरफुल बॉय मिला हुआ है जब शहबाज शरीफ, तो वंडर बॉय की कोई तलाश नहीं है। अच्छा, मालिक साहब ये खबरें दे रहे थे कि इकोनॉमिक फ्रंट पे ऑल इज़ नॉट वेल, मोहम्मद औरंगज़ेब साहब प्रेशर में। और मैंने कुछ अरसे पहले अपने व्लॉग में बताया था कि बाज़ जगह से ये आवाज़ें शुरू हो गई हैं कि उनको हटाया जाए, लेकिन फिर मैंने ये भी कहा था इट्स नॉट द राइट टाइम कि उनको हटाया जाए। और शायद ऐसा लग रहा था कि हटाने के लिए ज़ोर तो बड़ा लगाया जा रहा है, लेकिन वो नहीं हटेंगे। लेकिन मालिक साहब ने ये खबरें दी कि 6 महीने दिए गए हुकूमत को कि वो अपनी इकनॉमिक परफॉर्मेंस को बेहतर करे, कोई प्लान लेकर आए कि IMF के बगैर कैसे हम जिंदा रह सकते हैं, और ये सारी बातें। तो वो कहते हैं 6 महीने की डेडलाइन है और ऑल इज़ नॉट वेल। फिर उन्होंने अपने एक प्रोग्राम में ये भी बताया था कि एक चीफ मिनिस्टर हैं जो कि बहुत ज़्यादा खर्चा कर रही होती हैं, उनके एक इवेंट्स बड़े करोड़ों के होते हैं, यानी कि मरीम साहब पे उनकी हिंट थी। तो वो बता रहे थे कि पंजाब और एस्टैब्लिशमेंट के दरमियान भी ऑल इज़ नॉट वेल। फिर मोहसिन बेग साहब जो कि बड़े करीब समझे जाते हैं एस्टैब्लिशमेंट से, उनके भी ऐसे कई इंटरव्यूज़ थे, कई ऐसे एनालिसिस थे कि ऑल इज़ नॉट वेल। तो ये काफ़ी टाइम से डेवलप हो रहा था। तो सैटरडे को कई लोगों ने रात को ट्वीट भी किया कि नहीं, ऐसा नहीं है, वी हैव चेक फ्रॉम सोर्सेज। और सोर्सेज आपको पता है एस्टैब्लिशमेंट है, क्योंकि 2 ही सोर्सेज हो सकती है ना, क्या एस्टैब्लिशमेंट और नून लीग एक पेज पर हैं, क्या दूरियां हैं या कुछ इश्यूज हैं, ये 2 ही लोग बता सकते हैं बेहतर। या नून लीग खुद बताएगी या फिर जो एस्टैब्लिशमेंट के सोर्सेज है वो खुद बताएंगे। तो उस दिन आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोगों ने व्लॉग्स भी किए, सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट भी किए कि हमने चेक किया है और 1 पेज पर है हुकूमत और एस्टैब्लिशमेंट, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये सारी क्या सराइयाँ हो रही हैं, ये गलत है, इनमें कोई हकीकत नहीं है। हमने भी उस दिन प्रोग्राम किया था और जाहिर सी बात है ऑन द फेस ऑफ इट जब आप इसको एनालाइज करें, हमने अपने सोर्सेज से भी चेक किया था, उनका भी यही कहना था। एज आई सेड, इसमें कोई बहुत आपको जीनियस होने की जरूरत नहीं है कि सोर्सेज कौन होते हैं। वी नॉर्मली हम अपने सोर्सेज नहीं बताते, लेकिन ऑब्वियस है कि अगर 2 लोगों के ताल्लुकात की बात हो रही है तो वो 2 लोग ही बता सकेंगे कि ताल्लुकात अच्छे हैं या बुरे हैं। तो हमने भी अपने प्रोग्राम में इसको डिस्कस किया कि बज़ाहिर ऐसा कुछ नहीं नजर आता कि कोई प्रॉब्लम है शहबाज शरीफ साहब को। मोहसिन नकवी साहब का जब भी नाम फ्लोट करता है तो मोहसिन नकवी साहब खुद कह चुके हैं कि शहबाज शरीफ और एस्टैब्लिशमेंट के दरमियान ऑल इज़ वेल। और फिर वो राना सनाउल्लाह साहब ने कहा था ना कि वो बॉलर ही अभी नहीं है जो कि फील्ड मार्शल और शहबाज शरीफ की जो पार्टनरशिप है उसको ब्रेक कर सके, यानी कि इस पार्टनरशिप को तोड़ सके, वो बॉलर ही नहीं नजर आ रहा। तो यानी कि दोनों तरफ से कॉन्फिडेंस है। फिर हमारे शो पे ही अंसार अब्बासी साहब ने कहा कि उन्होंने पिंडी से चेक किया है और पिंडी वाले भी कह रहे हैं कि ऑल इज़ वेल। तो उस दिन बड़ा फोर्सफुली इसको रिफ्यूट किया गया, मुस्तरद किया गया कि क्या सराइयां गलत हो रही हैं। अच्छा, जब मैंने चेक किया अपने कुछ जराए से, मैंने कहा ये खबरें मोहसिन बेग साहब और मालिक साहब और सोहेल साहब का कॉलम भी आए हुए कोई 2-3 हफ्ते हो गए, ये आज क्यों याद आ रहा है सबको कि इसकी तरदीद करें और इसको बिल्कुल ही किल करें इस अफवाह को। तो पता यही चला कि वो जो शिकायतें लग रही हैं पीपल्स पार्टी के बारे में कि देखें हमें तो बेइज्जत करा दिया, गंदा करवा दिया कि हमने पंजाब में क्या किया एक सियासी जमात के साथ। अच्छा, सिर्फ सियासी जमात नहीं, तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान वाले जब जा रहे थे लाहौर तो उनकी गाड़ियों के शीशे भी तोड़ दिए।
वो मलबा भी सारा ऑब्वियसली हुकूमत के ऊपर ही आया ना। तो वो कहते हैं हमें तो गंदा करा दिया, पीपल्स पार्टी की वाह वाह हो रही है। तो उन्हीं शिकायतों में फिर ये वाला मामला भी आया कि इस चीज़ को भी किल करें कि ये खबरें जो चल रही हैं कि नहीं बहुत दरार बढ़ गई है इस्टेब्लिशमेंट और सियासत हुकूमत के दरमियान, तो ये ऐसा कुछ नहीं है। और इस पे फिर आपने देखा बहुत सारे लोगों ने अपने सोर्सेज से बात की, जाहिर सी बात है एज आई सेड सोर्सेज कौन होती हैं, उन्होंने कंफर्म किया ऐसा कुछ नहीं है। तो ये वाला मामला भी उसी दिन उठा। ये सैटरडे का दिन जो था ना बड़ा अहम था। शिकायतें लग रही थी कि पीपल्स पार्टी क्या रवैया दिखा रही है और कि ये मीडिया में क्या डिस्कशन हो रही है। तो उस दिन फिर हमने भी अपने प्रोग्राम में डिस्कस किया। हमने अपने प्रोग्राम में एक और बात बताई थी जो मैं ज़्यादा खुल के बता देता हूँ कि जो पाकिस्तान के ताल्लुकात हैं डिप्लोमेटिकली, ख़ासतौर पे हमारे बरदराना ममालिक से जिसमें मिडल ईस्ट कंट्रीज़ हैं बिलखुसूस, उन्होंने बड़े अरसे से पाकिस्तान को कहा है कि हम इन्वेस्टमेंट के लिए तैयार हैं, इन्वेस्टमेंट करेंगे, बट हमें ये अनसर्टेनिटी जो है ना ये नहीं समझ आती आपके मुल्क में। वज़ीर आज़म आपके होते हैं इमरान खान साहब, हमसे आते हैं डिपॉजिट्स लेके जाते हैं, फिर देखते हैं 3 साल बाद शहबाज शरीफ साहब है, पॉलिसी चेंज हो गई है। इस्टेब्लिशमेंट पहले इमरान खान के साथ थी, अब इस्टेब्लिशमेंट जो है वो शहबाज शरीफ साहब के साथ हो गई है। आपको पता नहीं है ममालिक वैसे ही ज़्यादा कंफर्टेबल डील करते हैं इस्टेब्लिशमेंट के साथ ताल्लुकात अपने बढ़ाने के लिए या उनसे डायरेक्ट डील करने के लिए। लेकिन अगर इस्टेब्लिशमेंट भी पिछले 4-5 साल में अपने जो फेवरेट्स को बदल चुकी है, कभी इमरान खान आ जाते हैं, कभी शहबाज शरीफ आ जाते हैं, कभी मोहसिन नकवी की खबरें चलने लगती हैं, तो वो भी परेशान होते हैं कि वी डोंट वांट दिस, वी वांट स्टेबिलिटी। सियासी स्टेबिलिटी होगी तो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आएगी और फिर ही इन्वेस्टमेंट आएगी, ये उनका कहना है। तो इस वजह से भी हमारे ज़राए बता रहे थे कि कोई ऐसी चेंज ऑन द कार्ड्स नहीं है। अच्छा, लॉजिकली भी अगर इसका आप सोचें, चाहे डिक्टेटर्स के जितने भी आप दौर उठा के देख लें या हाइब्रिड निज़ाम के आप जितने भी दौर उठा के देख लें, वो क्या है, उसमें कोई ना कोई पॉलिटिकल पार्टी होती है जो कि किंग्स पार्टी कहलाती है। जैसे मुशर्रफ साहब थे, मुशर्रफ साहब चीफ एग्जीक्यूटिव बने थे आके 99 में, 2 साल बने, फिर उन्होंने कहा कि नई अवाम में पजीराई चाहिए एंड आई नीड अ पॉलिटिकल सपोर्ट, तो उन्होंने काफ़ी क्रिएट की वहाँ पर। और इसके बाद से हमने देखा फिर ये सिस्टम ही खत्म हो गया कि नहीं अब किसी मार्शल लॉ की तरफ तो हमने नहीं जाना है, हमें हाइब्रिड गवर्नमेंट में ऑपरेट करना है, लेकिन उसके लिए भी कोई पार्टी चाहिए। पीटीआई तैयार की गई, इमरान खान साहब आए, और इमरान खान साहब का जब ये एक सारा फॉर्मूला फेल हो गया, नाकाम हो गया एक्सपेरिमेंट, तो उसके बाद जो है वो शहबाज शरीफ साहब के दौर में एक हम देख रहे हैं कि एक हाइब्रिड रिजीम है। तो कोई ना कोई पॉलिटिकल पार्टी चाहिए। मतलब आप ये सोचें कि इस वक्त लेट्स सपोज जो लोग कह रहे हैं कि नहीं टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट हो, यानी कि आप पीएमएलएन को भी माइनस कर देंगे, पीपल्स पार्टी की ऑब्वियसली उतनी गुड बुक्स में नहीं है एस्टैब्लिशमेंट की, या फिर इतना एतमाद नहीं है कि इकॉनमी को बहुत बेहतर चला लेंगे नून लीग से, तो उनको भी आप साइड में रखें। पीटीआई से वैसे ही जो है वो ताल्लुकात बहुत ज़्यादा ख़राब है, तो फिर किंग्स पार्टी आपकी रहेगी कौन? क्या टेक्नोक्रेट सेटअप जो है एक लंबे अरसे तक सर्वाइव कर सकता है? नहीं कर सकता, बिकॉज इवेंचुअली क्या होगा कि अगर आप पीएमएलएन को भी इस इक्वेशन से माइनस कर देंगे तो कुछ अरसे बाद आप देख रहे होंगे कि पीपल्स पार्टी, नून लीग, पीटीआई ये करीब आ जाएंगी और फिर ये जो है इस रिजीम के खिलाफ काम करेंगे। ऐसा ही होता है ना, जैसे जब परवेज़ मुशर्रफ साहब थे उस वक्त इमरान खान तो इतनी कोई हैसियत नहीं रखते थे, सियासी हैसियत, लेकिन क्या हुआ था फिर पीपल्स पार्टी और नून लीग जिन्होंने 2-2 मरतबा अपने इक़्तिदार एक्सचेंज किए 90s में, एक दूसरे के सख्त मुखालिफ थे, लेकिन एक डिक्टेटर को हटाने के लिए, परवेज़ मुशर्रफ को हटाने के लिए एक हो गए, तो वो एक स्पेस उनको मिल गई ना कि एक हो गए। अब यहाँ पे भी अगर तमाम सियासी जमातों को आप आउट कर देंगे सिस्टम से, तो ऑब्वियसली वो एक अलायंस बना लेंगे इस रिजीम के खिलाफ, जो कि इस रिजीम के लिए नहीं है। तो इसलिए मुझे लगता है कि लॉजिकली ये पॉसिबल नहीं है कि ये सोच हो कि नून लीग को, शहबाज शरीफ को माइनस करना, तो ये हो गया ना कि नून लीग को आप माइनस कर रहे हो, किसी टेक्नोक्रेट को लेकर आ रहे हैं। मुझे लगता है ये प्रैक्टिकल नहीं है और ये पॉसिबल नहीं है। दूसरा ये, अगर तलाश ये होती है कि यार एक ऐसा हमें वज़ीर आज़म मिले जो हमारी बात सुने और हमारा जो इस वक्त हमारी स्ट्रैटेजी जो है उस पर अमल दरामद करे, हु कैन बी बेटर देन शहबाज शरीफ? कोई नहीं हो सकता। शहबाज शरीफ साहब का कोई ईगो ही नहीं है इस मामले में। वो जो कहेंगे कि हमें SIFC चाहिए, हमें फलाना चाहिए, हमें ये चाहिए, इस वज़ीर को रखो, फला रखो, वो ही विल नेवर से नो। उनका जो तर्ज सियासत है वो ये नहीं है कि वो इस्टेब्लिशमेंट से जाके कन्फ्रंट करेंगे। तो ये क्वालिटी है उनमें कि पाकिस्तान की सियासत में, क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट का एक रोल तो है बहरहाल, हाँ आप उसको एक्सेप्ट करें, आईनी तौर पे उसको गलत करें, बट द रोल इज़ देयर। और जब भी कोई ऐसा लीडर होगा, चाहे वो इमरान खान हो, नवाज शरीफ हो, जो किसी ना किसी पॉइंट पे, चाहे अपने ज़ाती फ़ायदे के लिए क्यों, लेकिन अगर कन्फ्रंट करेंगे तो हुकूमत नहीं चल सकती। तो अगर शहबाज शरीफ नहीं होंगे तो कौन होगा फिर? उनसे बेहतर कौन जो है सर्व कर सकता है इस हुकूमत का पर्पस, इस रिजीम का पर्पस? मुझे तो कोई ऐसी शख्सियत नहीं नजर आती जिसका बिल्कुल ही ईगो ना हो। इनफैक्ट मैं ये बार बार मिसाल देते रहता हूँ अपने दोस्तों को कि हम तो सियासी तज्ज़िया यहाँ पे करते रहे थे। 2018 में गूगलमैन, जो ऑब्वियसली एक जाने माने साफ़ी हैं, साउथ ईस्ट एशिया को भी काफ़ी गौर से देखते हैं, उन्होंने 2018 के जून या जुलाई में एक आर्टिकल लिखा था
कि अब पाकिस्तान हाइब्रिड रिजीम की तरफ जा रहा है। इलेक्शन से पहले की बात कर रहा हूं, 18 के। और अगर पाकिस्तान को हाइब्रिड रिजीम की तरफ जाना है तो शहबाज शरीफ इज अ मोर सूटेबल कैंडिडेट देन इमरान खान, बिकॉज इमरान खान के बारे में भी ऐसी बातें थी कि कहीं ना कहीं ईगो आएगा, कहीं ना कहीं लड़ाई होगी और वो मामला नहीं चल सकेंगे। बट शहबाज शरीफ इज सच सॉर्ट ऑफ एन कैंडिडेट जो कि लड़ेगा नहीं इस्टेब्लिशमेंट से, तो वो ज्यादा सूटेबल है। ये गूगलमैन कह रहे थे 2018 में इलेक्शन से पहले। बहुत कम लोग ये तजिया कर रहे थे पाकिस्तान में, क्योंकि सबको ये लग रहा था कि इमरान खान इस्टेब्लिशमेंट ऐसे एक पेज पर हैं कि ये 5 क्या 10 साल भी बड़े आराम से निकाल लेंगे और ये लड़ाई तो हो ही नहीं सकती, इतना लव अफेयर है इनका। बट उस वक्त भी जो लोग देख रहे थे, ज़्यादा बेहतर तरीके से अंदाजे लगा रहे थे, वो कहते हैं कि शहबाज शरीफ साहब इज़ मोर सूटेबल। तो मुझे तो ये कोई फ्रैंकली चेंज नज़र नहीं आ रहा। बट कहानी ये है कि सैटरडे को इन दोनों चीज़ों में हमने देखा कि पहले पीपल्स पार्टी को इस पर कहा गया कि पीटीआई को जो स्पेस दी हुई है उसको बंद करें, ठीक है। बड़ा भाई शिकायत कर रहा है आपकी, वो कहते हैं ना कि बड़ा भाई को कहते हैं कि भाई तुम आते हुए दही ले आना, चलो जाओ अंडे लेकर आओ, चलो चाओ अब ये काम करके आओ, जिम्मेदारियां संभालो। तो ये सारी जिम्मेदारी PMLN कहती है कि हमारे कंधों पर है, यानी कि सियासी टर्म्स में इकोनॉमी भी हम संभालें, गवर्नेंस भी हम देखें, गालियाँ भी हम खाएं, जिम्मेदारी भी हमारी, सब कुछ बुरे हम हो रहे हैं। पीपल्स पार्टी को क्या है, वो हुकूमत में है भी लेकिन हुकूमत में नहीं भी है, सदर भी उनका, 2 गवर्नर भी उनके, यानी कि कश्मीर भी आज़ाद जम्मू कश्मीर की हुकूमत भी चली गई, उनको मिल गई। तो फिर वो कह रहे हैं कि वो किस चीज़ के मज़े ले रहे हैं, उनको तो आप कुछ कहते नहीं, वो तो लाडे बने हुए हैं, ना वो कोई काम करते हैं ना जिम्मेदारी लेते हैं, बस वाह हो रही है उनकी। तो ये जो सारी बात थी बड़े भाई वाली, मैंने इस कॉन्टेक्स्ट में की थी कि वो शिकायत कर रहे थे कि देखो छोटे भाई कितना लाडा बन के बैठा हुआ है। खैर फिर छोटे थोड़े कान उनके भी मड़ोड़े गए दिखाने के लिए कि नहीं भाई आपको भी ऐसी आज़ादी नहीं है। असल मकसद तो था ऑब्वियसली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ये मैसेज देना कि सियासी स्पेस अभी भी आपके लिए नहीं है। तो ये वो खबर और स्टोरी थी, कहानी थी जो मैंने कहा आपको बताते हैं। अब देखते हैं आगे जाके क्या होता है, कहाँ PTI निकल के एहतजाज करती है। मैं पहले भी कह चुका हूँ अपने शोज़ वगैरह में, देखिए ये जो भी होता रहेगा इवेंचुअली मुज़ाकरात अगर होंगे तो हालात शायद बेहतरी की तरफ जाएं, अदरवाइज़ तो ये डेडलॉक और ये कन्फ्रंटेशन जो है जारी रहेगी। थैंक यू वेरी मच।